सोहम बहुत ही आलसी था। पूरा दिन घर में सोया रहता, ना कोई काम धंधा करता और ना ही अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे उसकी इन आदतों से। सोहम, बेटा पास वाली दुकान से थोड़ा दही ले आना। मुझे सोने दो, रात के 3 बजे सोया हूँ। तभी सोहम के पिताजी आ जाते हैं। उसे सोता देख गुस्सा करने लगते हैं। कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता तू? मेरे सीने पे एक बोझ की तरह बैठे रहता है। ऐसा मत बोलिए, कर लेगा कुछ न कुछ। अरे 25 साल का घोड़ा हो गया है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? पिताजी की बातें सुनकर सोहम गुस्से में उठकर बैठ जाता है। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या अच्छा किया हमारे लिए? क्या अच्छा किया? 25 साल से तुझे बिठा के खिला रहा हूँ। कोई काम धंधा ढूंढ और वहाँ हाथ चला, यहाँ जुबान मत चला। रोहित सोहम का दोस्त है। हर दिन रोहित सोहम को लेने उसके घर आता है और फिर दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अरे सोहम, सोहम आजा, बाहर घूम के आते हैं। हाँ आया। अरे सोहम, तुझे कितनी बार बोलूं, रोहित के साथ मत रहा कर। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पूरी जिंदगी उसका बाप उसे बिठाकर खिला सकता है, पर तेरा बाप नहीं खिला सकता है। पापा, हर दिन एक ही बात सुन सुन के मैं पक गया हूँ। रोहित मेरा सच्चा दोस्त है। आपसे मैंने मोबाइल मांगा था, आपने दिया नहीं ना? अच्छा, तो इसीलिए उसकी तरह बन रहा है तू। रात में लेट सोता है और दिन में लेट उठता है। मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। सोहम आलसी के साथ साथ बदतमीज भी था। हर दिन वो अपने माता पिता से बहस करता। अरे भाई जल्दी आ, बाजार का एक राउंड मार के आते हैं। हाँ हाँ चल। रोहित क्रिकेट पर बेटिंग करता था, मैच पे पैसे लगाया करता था। वो अपनी बाइक बेटिंग शॉप के पास रोकता है। अरे यहाँ क्यों रोका? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। रोहित मैच पर बेट लगाकर वापस आ जाता है। यहाँ मैच की टिकट मिलती है क्या? अरे पागल, यहाँ मैच पे बेटिंग होती है और उससे लोग लाखों कमाते हैं। लाखों? पर कैसे? बाइक पे बैठ, रास्ते में सब समझाता हूँ। मैच बेटिंग के बारे में रोहित ने सोहम को समझाया। देख भाई, जितने भी अमीर लोग हैं वो सब बेटिंग करते हैं और हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं। क्या? लाखों? वो भी बस एक दिन में? अरे लाखों क्या, कभी तो करोड़ों भी कमा लेते हैं। तू भी करेगा क्या? अगले ही दिन रोहित ने सोहम को नया फोन दिखाया। ये देख, बेटिंग वाले पैसे से न्यू फोन लिया है। फोन देखते ही सोहम के मन में लालच आ जाता है। मुझे भी बेटिंग लगानी है। ये ले 10,000, पापा ने बैंक में जमा करने दिए थे। ये बात हुई ना मेरे चीते, अगर जीत गया तो 20,000 हो जाएंगे, फिर 10,000 से पार्टी करेंगे। रोहित ने सोहम के 10,000 रुपए इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगा दिए। देख भाई, इंडिया ही जीतेगी और 10 के 20,000 हो जाएंगे। इंडिया मैच जीत गई। सोहम बहुत खुश था। उसने तो सोच भी लिया था कि वो अपनी माँ को साड़ी और पापा को घड़ी देगा। अरे वाह भाई, मजा आ गया, इंडिया जीत गई। चल पैसे लेने चलते हैं। अरे भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। जो मैच पे बेटिंग लगाता था ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। तेरे 10,000 रुपए डूब गए और भाई मेरे तो 30,000 रुपए डूब गए। क्या? लेकिन मैं पापा को क्या बोलूँगा? अरे भाई सच मत बोलना, बोलना पैसे रास्ते में गिर गए। सोहम के पापा उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। सोहम घर आया। सोहम, तुझे 10,000 रुपए दिए थे बैंक में डालने के लिए, अभी तक बैंक से मैसेज नहीं आया? पापा, वो पैसे रास्ते में गिर गए। पापा मुझे मारना मत, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, गलती से हुआ ना, जाने दे। अपने पापा को दुखी देख सोहम से रहा नहीं गया। पापा, सच ये है कि मैंने पैसे बेटिंग पे लगाए थे। मैं जीत गया था, पर बेटिंग वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैंने आपके सारे पैसे डुबा दिए। पापा, अब से मैं बेटिंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। चल मेरे साथ। सोहम के पापा उसे मैच बेटिंग के शॉप में ले जाते हैं। यही है ना वो दुकान? हाँ, पर इसे तो पुलिस ने पकड़ लिया था, पर ये शॉप खुली कैसे? सोहम और उसके पापा शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ रोहित सोहम के जीते हुए पैसे ले रहा होता है। पर ये पैसे तो सोहम के हैं ना? हाँ हाँ, उसी ने तो मुझे भेजा है पैसे लेने के लिए। जल्दी पैसे निकाल। रोहित की चालाकी सोहम को पता चल गई। सोहम को वहाँ पर देख रोहित हक्का बक्का हो जाता है। सोहम, तू दे मेरे पैसे, लूट रहा है। तू इतना बड़ा झूठा निकलेगा मुझे नहीं पता था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे सच पता चल गया। सोहम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसीलिए अगले दिन से सोहम काम पर जाना शुरू कर देता है। अपने पापा का काम में हाथ बटाने लगता है।
ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वैसे तो बेटिंग करना गलत चीज है, पर इस बात ने सोहम की आंखें खोल दी। चंदनपुर नाम के गांव में सुमन अपने पति रघु के साथ रहती थी। वो गरीब थे, लेकिन मेहनत कर दोनों अपना पेट भरते थे। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे। अब उन्हें 8 साल की एक बेटी सुधा और 4 साल का बेटा शुभम था। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से सुमन और रघु का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में उन दोनों की मौत हो जाती है। सुधा और शुभम पर अब कहर बरस पड़ा था। उनके सिर से माँ पिता का छत छीन गया था। शुभम सुधा से, दीदी, हमारे माँ बापू कहाँ है? हमारे माँ बापू भगवान को बहुत पसंद आए, तो भगवान ने उन्हें उनके पास बुला लिया। तो दीदी, हम भगवान को क्यों पसंद नहीं आते? शुभम की बातें सुनकर सुधा परेशान के साथ साथ दुखी भी हो जाती थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुधा हर रोज घर के सारे काम कर शुभम का ख्याल रखती। अब घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो सुधा के सामने जिंदा रहने के लिए पैसे की बड़ी चिंता सताने लगी। वो पड़ोसी दादी के पास जाकर, दादी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर का राशन भी खत्म हो चुका है। सुधा बेटी, तुम्हें तो पता है हम गरीबों को कितना भी दुख क्यों ना हो, हमें तो काम करना ही पड़ता है, तभी हमारे घर में खाना पकता है। दादी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दादी, मैं क्या काम करूँ? बेटी, तेरे चाचा जी सिग्नल पर फूल और हार बेचते हैं। मैं आज चाचा जी से बात करती हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दादी। अब शाम के समय जब चाचा जी घर आते हैं तो सुधा, चाचा जी, क्या मैं कल से आपके साथ आपके काम में हाथ बटा सकती हूँ? चाचा जी ड्रिंक करके आए थे तो वो सुधा को जोर से धक्का देते हैं और वो सुधा से, अरे मैंने क्या तेरा ठेका लेके रखा है? चलो भाग यहाँ से। तो सुधा रोते रोते अपने खोली में चली जाती है और शुभम को गले लगाकर अपने माँ पिता को याद करने लगती है। याद करते करते वो दोनों बच्चे वहीं पर सो जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह सुधा और शुभम तैयार होकर काम की तलाश में निकलते हैं। उस दिन सुधा कई दुकानों पर जाकर काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उन दोनों पर अब भूखे पेट रहने की नौबत आ चुकी थी। 3-4 दिन भूखे पेट रहने के बाद शुभम, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, अब मैं मर जाऊंगा दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शुभम, तू यही रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अब सुधा वही पास में एक वड़ा पाव की गाड़ी थी। वहाँ जाकर वड़ा पाव बेचने वाले से, चाचा जी, मैं और मेरा भाई 3 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, कृपा कर एक वड़ा पाव दे दो ना चाचा जी, कृपा करो हम पर। ए लड़की, यहाँ हर रोज तुम्हारे जैसे कई सारे लोग आते हैं, चल भाग यहाँ से। क्या तुम सबको वड़ा पाव देता फिरूं मैं? अब सुधा के सामने अपने भाई का चेहरा घूम रहा था, तो वो चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। तो वड़ा पाव वाला उसे धक्का देकर भगा देता है। तो सुधा रोते रोते वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है और उसका पैसे से भरा पाकिट जेब से बाहर आया हुआ दिखाई देता है। तो सुधा भागते हुए उसकी जेब से पाकिट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे झट से पकड़ लेता है और सुधा रोते गिड़गिड़ाते हुए, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, 3 दिन से मैं और मेरा भाई भूखे हैं, लेकिन कोई खाना नहीं दे रहा, माफ कर दो साहब। तुम्हारे माँ पिता कहाँ है? जरा बुलाओ तो उन्हें। पालने की औकात नहीं, चले बस बच्चे पैदा करने। साहब, हमें कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे माँ पिताजी को कुछ भी मत कहो। उन्हें मरे 4 महीने बीत चुके हैं। तब से मैं और मेरा भाई हर रोज यहाँ काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें काम नहीं दिया, तो अब मजबूरन में। सुधा की बात सुनकर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे सुधा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आदमी सुधा से, देखो बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, चोरी करना बुरी बात है। अगर तुम चोरी करके अपना पेट भरोगी तो तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगी और ना ही सो पाओगी। साहब, कौन चोरी करना चाहता है, लेकिन किस्मत ने हमें ये करने पर मजबूर किया। माँ पिताजी के गुजरते ही स्कूल छूट गया, छोटे भाई को भी संभालना है और हमारी तो कोई भी मदद नहीं करना चाहता। आओ बेटी, तुम मेरे साथ चलो। वो आदमी सुधा को कई सारे पेन खरीद कर देता है और वो सुधा से, ये लो बेटी, और अपना काम शुरू करो।
सुधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो शुभम के पास भागते हुए जाती है और शुभम को गले लगाकर उससे, शुभम, शुभम, आज के बाद हम कभी भूखे नहीं रहेंगे भाई। ये देखो, अब से हम कमाएंगे, हमें पैसे कमाने का जरिया मिल चुका है। अब सिर्फ शाम तक रुको मेरे भाई, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आऊंगी। सुधा शुभम से बात कर ही रही थी कि तभी वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को पेट भर खाना खिलाता है और सुधा से, बेटा, तो तुम्हारे काम की शुरुआत तुम मुझसे नहीं करना चाहोगी? मुझे एक पेन चाहिए। उस आदमी के ऐसे कहते ही सुधा खुश होकर एक पेन निकालती है और उस भले आदमी को दे देती है। तो वो आदमी उसे उस पेन के पैसे भी देता है। तो सुधा उसे मना करती है, लेकिन वो आदमी, बेटी, ये तो तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हें आगे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, चोरी कभी मत करना। अब सुधा हर रोज सिग्नल पर जाकर शुभम के साथ पेन बेचने लगी। वो कुछ पैसे बचाती और कुछ पैसों से पेन खरीदती और उन्हें कभी सिग्नल पर, कभी घर घर जाकर बेचती थी। अब सुधा ने छोटे बच्चों के लिए वाले पेन भी बेचना शुरू कर दिया। तो एक दिन सुधा मन ही मन, मुझे लगता है कि शुभम को स्कूल में दाखिला करवाने इतने पैसे मेरे पास जमा हो चुके हैं। अब मैं उसे बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी। सुधा सोच ही रही थी कि तभी शुभम, दीदी, दीदी, आज मैंने भी स्कूल के सामने जाकर पेन बेचे हैं। ये उसके पैसे हैं। शुभम, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है, आज के बाद तुम खुद उस स्कूल में पढ़ोगे। नहीं दीदी, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर करना, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। आज शुभम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो स्कूल में जाने वाला था। साथ ही सुधा भी सोच लेती है कि अब वो स्कूल, ऑफिसेस, ऐसी जगह पर जाकर पेन बेचेगी ताकि उसे कई सारे पैसे मिल सके। दिन बीत रहे थे। अब सुधा ने धीरे धीरे कर अपनी पेन की खुद की दुकान शुरू कर दी, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के सस्ते महंगे सभी पेन रखने लगी। और स्कूल खत्म होने के बाद शुभम भी उसकी मदद करने लगा। इतना ही नहीं, सुधा हमेशा अपने जैसे बच्चों की मदद करने लगी, जैसे उस अनजान आदमी ने सुधा की मदद की थी, जिस कारण आज वो एक पेन की दुकान की मालिक है। अब वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।